प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। देश भर के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार एवं हार्दिक अभिनंदन। संवाद के इस एपिसोड में मैं हूं आपकी होस्ट प्रतिभा चौधरी, अपर आयकर निदेशक, जनसंपर्क, प्रकाशन एवं प्रचार, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नई दिल्ली। संवाद के एक और सत्र में आप सभी का स्वागत है। ये संवाद कार्यक्रम आयकर विभाग एवं आकाशवाणी का एक सम्मिलित प्रयास है, जिसका उद्देश्य है देश भर के सभी करदाताओं को कर संबंधी मुद्दों पर जागरूक करना। द एसेंशियल्स ऑफ फाइलिंग ITR के विशेष एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं श्री विपुल अग्रवाल सर। आप भारतीय राजस्व सेवा के 2005 बैच के अधिकारी हैं। आपने इंटरनेशनल टैक्सेशन में अपना काफी अहम योगदान दिया है। अपने लंबे कार्यकाल में श्री विपुल अग्रवाल जी विभाग में विभिन्न पदों पर कार्यरत रहे हैं। आकाशवाणी के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है सर। आयकर विभाग एवं टीम आकाशवाणी को मेरा हृदय से आभार। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, कृपया हमारे श्रोताओं को ये बताएं कि आयकर रिटर्न ITR दाखिल करना किसके लिए आवश्यक है। प्रतिभा जी, पहले हम बात करेंगे इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स, जैसे कि आप और हम, एसोसिएशन ऑफ पर्संस, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स एवं HUF टैक्स पेयर्स की। ऐसे करदाताओं को आयकर रिटर्न फाइल करना अनिवार्य है अगर उनकी टोटल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है जी। अब यहाँ पर प्रश्न यह उठता है कि बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट क्या है। सो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट इस बात पर डिपेंड करेगी कि करदाता ने क्या न्यू टैक्स रिजीम का चुनाव किया है या वह ओल्ड टैक्स रिजीम का चुनाव करता है। अगर करदाता न्यू टैक्स रिजीम का चुनाव करता है तो उसकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 3 लाख रुपए है वित्त वर्ष 24-25 के लिए जी। लेकिन वित्त वर्ष 25-26 में यह सीमा बढ़ाकर 4 लाख रुपए कर दी गई है। अगर करदाता पुरानी टैक्स रिजीम का चुनाव करता है तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 2.5 लाख रुपए है। अगर करदाता सीनियर सिटीजन है, यानी कि उसकी आयु वित्त वर्ष के दौरान 60 वर्ष या उससे ज़्यादा की हो गई है, तो यह लिमिट 3 लाख रुपए है। और अगर करदाता सुपर सीनियर सिटीजन है और उसकी आयु 80 वर्ष या उससे ज़्यादा की हो गई है वित्त वर्ष के दौरान, तो यह लिमिट 5 लाख रुपए है जी। हम बात करते हैं कंपनीज और फर्म्स की। कंपनीज और फर्म्स के लिए आयकर रिटर्न फाइल करना सभी परिस्थितियों में अनिवार्य है। कुछ और टैक्स पेयर्स हैं, जैसे कि चैरिटेबल ट्रस्ट, इंस्टीट्यूशन, जिनको आम बोलचाल की भाषा में हम लोग NPO कहते हैं या NGOs कहते हैं। ऐसे ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशंस को आयकर रिटर्न फाइल करना अनिवार्य है अगर उनकी एग्जेम्पशन के बिना टैक्सेबल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा है। अब यहाँ पर 2 बिंदुओं की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा जी। पहला बिंदु यह है कि अगर टोटल इनकम टैक्स पेयर की बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, सो इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि उसकी इनकम पर टैक्स लायबिलिटी आती है कि नहीं। जैसे हम सैलरीड इंडिविजुअल की बात करें वित्त वर्ष 24-25 के लिए, सो अगर उनकी टोटल इनकम 7,75,000 रुपये या उससे कम है तो उनकी कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं आएगी, लेकिन फिर भी उनको रिटर्न फाइलिंग करने की आवश्यकता होगी अगर उनकी टोटल इनकम 3 लाख रुपए से ज़्यादा है। अब अगर हम वित्त वर्ष 25-26 की बात करें, सो अगर उनकी सैलरीड इंडिविजुअल की अगर टोटल इनकम 12,75,000 रुपये या उससे कम है तो उसकी कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं आएगी, लेकिन फिर भी अगर उसकी टोटल इनकम 4 लाख रुपये से ज़्यादा है तो उसको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा जी। यहाँ पर कुछ टैक्स पेयर्स ऐसे भी हैं जिनकी टोटल इनकम 3 लाख रुपए से कम होने के बावजूद भी उनकी ITR रिटर्न फाइल करने की लायबिलिटी बरकरार रहेगी। जैसे अगर टैक्स पेयर ने अपने बचत खाते में 50 लाख रुपए या उससे ज़्यादा जमा कराए हैं वित्त वर्ष के दौरान, या उसने चालू खाते में 1 करोड़ रुपए या उससे ज़्यादा जमा कराए हैं, या उसने विदेश यात्रा की है और उस पर 2 लाख रुपए या उससे ज़्यादा का खर्चा किया, या बिजली के बिल का भुगतान 1 लाख रुपए या उससे ज़्यादा का किया, या उसका व्यापार है और व्यापार का टर्नओवर 60 लाख रुपए या उससे ज़्यादा का है, या वो प्रोफेशन कैरी आउट करता है और प्रोफेशन का उसका जो रिसीप्ट है वो 10 लाख रुपए या उससे ज़्यादा का है। इसी तरीके से अगर उसका 25,000 रुपये या उससे ज़्यादा का TDS कटा है तो भी आयकर रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य है। किंतु सीनियर सिटीजन्स के केस में यह 25,000 की लिमिट 50,000 रुपये है। तो यानी कि अगर एक सीनियर सिटीजन का TDS 50,000 रुपये या उससे ज़्यादा का
वित्त वर्ष के दौरान कटा हुआ है तो उसको आयकर रिटर्न फाइल करना होगा। इसी प्रकार से अगर किसी टैक्स पेयर के पास फॉरेन बैंक अकाउंट है या वो फॉरेन बैंक अकाउंट में सिग्नेटरी है या उसके पास कोई विदेशी संपत्ति है तो भी उसको आईटीआर फाइल करने की रिक्वायरमेंट अनिवार्य है। जी सर, हमारा अगला प्रश्न है कि यदि करदाता को घाटा हुआ है तो क्या फिर भी करदाता को आईटीआर दाखिल करने की आवश्यकता है? जी, अगर करदाता को घाटा हुआ है तो उसको उस घाटे को कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ करने के लिए आयकर रिटर्न समय से दाखिल करने की रिक्वायरमेंट है। जी, कृपया हमारे श्रोताओं को ये बताएं कि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि क्या है? इसमें हमें प्रतिभा जी हमें देखना होगा कि अगर टैक्स पेयर को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट है, चाहे तो वह आयकर अधिनियम के अंदर वो रिक्वायरमेंट हो या किसी और एक्ट के अंदर वो रिक्वायरमेंट हो, तो उसकी आईटीआर फाइल करने की ड्यू डेट 31 अक्टूबर हो जाएगी। जी। सिमिलरली जो टैक्स पेयर्स ऐसे हैं जिनको ट्रांसफर प्राइसिंग के अंदर ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट है, उनके लिए यह अवधि 30 नवंबर हो जाएगी। जी। बाकी सब टैक्स पेयर जैसे आप, हम इंडिविजुअल सैलरीड क्लास इंडिविजुअल्स हैं जिनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट नहीं है, उनके लिए यह तिथि 31 जुलाई है, किंतु वित्त वर्ष 24-25 के लिए यह तिथि बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी गई है। कृपया हमारे श्रोताओं को ये भी बताएं कि बिलेटेड आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि क्या है? बिलेटेड आईटीआर फाइल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर होती है। जैसे कि अगर आप वित्त वर्ष 24-25 के लिए रिटर्न फाइल करना चाह रहे हैं, बिलेटेड आईटीआर फाइल करना चाहते हैं, तो यह तिथि 31 दिसंबर 2025 होगी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण सूचना आपने हमारे श्रोताओं से साझा किया है। सर, कृपया हमारे श्रोताओं को ये भी बताएं कि यदि आईटीआर भरने में कोई गलती हो जाए तो क्या वे अपना रिटर्न संशोधित कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं प्रतिभा जी। जैसे अभी हमने बात की कि इंडिविजुअल्स जैसे आप और हम सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए टैक्स रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट 31 जुलाई है, जो इस साल 15 सितंबर कर दी गई है। अगर 15 सितंबर तक वो लोग रिटर्न फाइल करते हैं और उनको ये बात एहसास में आती है कि उनके रिटर्न में कोई गलती हो गई है, वो 31 दिसंबर 2025 तक उस रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं। जी, जैसा कि अभी आपने बताया कि संशोधित रिटर्न 31 दिसंबर 2025 तक दाखिल की जा सकती है, लेकिन अगर 31 दिसंबर के बाद किसी गलती का पता चलता है तो करदाताओं को क्या करना होगा? यह आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। इनफैक्ट कुछ समय तक ऐसा आयकर अधिनियम में प्रावधान नहीं था, बहुत रिसेंटली यह प्रोविजन इंट्रोड्यूस करा गया है, यह देखते हुए कि बहुत सारे टैक्स पेयर से गलतियां हो जाती हैं और वो 31 दिसंबर के बाद भी उन गलतियों को सुधारना चाहते हैं। सो अब लॉ में यह प्रावधान है कि अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ आपको अतिरिक्त कर का भुगतान करना होगा। अब ये अतिरिक्त कर या एडिशनल टैक्स जो है वो कितना देना होगा, ये डिपेंड करता है इस बात पर कि आप कितनी अवधि में यह अपडेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हैं। अगर आप वित्त वर्ष के आगामी 1 जनवरी, जैसे हम वित्त वर्ष 24-25 की बात करते हैं, तो अगर आप 1 जनवरी 2026 या उसके बाद वो रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, लेकिन 2 वर्ष वित्त वर्ष के समाप्त होने से 2 वर्ष के अंदर, तो आपको जो एडिशनल टैक्स देना होगा वो 25% देना होगा। अगर आप 2 वर्ष से 3 वर्ष के भीतर ये अपडेटेड आईटीआर फाइल करना चाहते हैं तो आपको 50% देना होगा। अगर आप 3 वर्ष से 4 वर्ष के अंदर फाइल करना चाहते हैं तो आपको 60% एडिशनल टैक्स देना होगा, और 4 वर्ष से 5 वर्ष में फाइल करने पर आपको 75% एडिशनल टैक्स देना होगा। प्रतिभा जी, यहाँ पर यह भी जानना श्रोताओं के लिए बहुत आवश्यक है कि अपडेटेड रिटर्न कुछ परिस्थितियों में फाइल नहीं किया जा सकता है। जैसे कि अगर किसी वित्त वर्ष के लिए टैक्स पेयर ने अपडेटेड रिटर्न फाइल कर दिया है, तो उसी वित्त वर्ष के लिए वह दोबारा से अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकता है। दूसरी परिस्थिति है कि अगर अपडेटेड रिटर्न के माध्यम से वो लॉस का रिटर्न फाइल करना चाहता है या लॉस को बढ़ाना चाहता है, तो उस परिस्थिति में अपडेटेड रिटर्न फाइल करना अलाउड नहीं है। तीसरी परिस्थिति है अगर अपडेटेड रिटर्न के माध्यम से वो टैक्स लायबिलिटी को घटाना चाह रहा है, तो भी अपडेटेड रिटर्न फाइल करना अलाउड नहीं है। देन अगर उसको स्क्रूटनी का नोटिस इश्यू हो गया है या स्क्रूटनी प्रोसीडिंग उसकी कंप्लीट हो गई है, तो भी अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कराया जा सकता है। सर्च सर्वे के केस में अपडेटेड रिटर्न फाइल करना अलाउड नहीं है। सिमिलरली अगर कोई प्रोसिक्यूशन की प्रोसीडिंग इनिशिएट हो गई है तो भी अपडेटेड रिटर्न फाइल करना अलाउड नहीं है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे श्रोताओं के साथ साझा किया है। कृपया हमारे श्रोताओं को ये बताएं कि समय पर आईटीआर दाखिल करने के क्या क्या लाभ हैं? सबसे पहले तो प्रतिभा जी, सारे श्रोताओं के लिए यह जानना बहुत अनिवार्य है कि राष्ट्र निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हमारे करदाता हैं।
वो जो भी कर देते हैं वो राष्ट्र निर्माण में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, सारे कामों में वही टैक्स काम आता है। जी। तो राष्ट्र निर्माण में भागीदार बनने के लिए करदाताओं को टैक्स समय से पे करना अनिवार्य है। जी। दूसरी चीज़ ये है कि जो व्यापारी वर्ग है, जब भी वो लोन लेने के लिए वित्तीय संस्थाओं या किसी बैंक में जाते हैं जी। तो वो ITR रिटर्न की मांग करते हैं उनसे, तो उस केस में उनको बहुत हेल्प होती है। जो इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स हैं, अगर उन्हें कोई प्रॉपर्टी के लिए लोन लेना है, कार के लिए लोन लेना है, तो भी बैंक्स ITR रिटर्न की मांग करते हैं। जी। फिर अगर करदाता ने सपोज उसका TDS कट गया है या टैक्स जमा कर दिया है, तो उसको समय से रिफंड कराने के लिए भी ITR समय से फाइल करना बहुत अनिवार्य है। जी। अब यहाँ पर कुछ इसके प्रभाव भी हम जानेंगे कि अगर ITR समय से फाइल नहीं होगा तो क्या होगा। पहली चीज़ तो करदाता को ब्याज देना होगा। जैसे जितना जितना उसका आयकर रिटर्न लेट होता जाएगा उतना उतना ब्याज बढ़ता जाएगा। जी। दूसरी चीज़ ये है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास बहुत सारे सोर्सेज से इंफॉर्मेशन आती है, जैसे SFT आती है, बहुत सारे अन्य विभागों से सूचना का आदान प्रदान होता है। इसके साथ में ही TDS की इंफॉर्मेशन भी डिपार्टमेंट के पास रहती है। तो जो करदाता रिटर्न समय से फाइल नहीं कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, यह संभावना है कि उनका रिटर्न किसी स्टेज पर स्क्रूटनी में सेलेक्ट हो जाएगा। जब स्क्रूटनी में सेलेक्ट होगा तो उसका असेसमेंट होगा और उसमें जो असेसिंग ऑफिसर है फिर उसमें कर दायित्व का निर्धारण करेंगे और उसके साथ में दंड की संभावना भी बढ़ जाएगी। इसलिए सभी करदाताओं के हित में है कि वो समय से आयकर रिटर्न फाइल करें। जी। कृपया हमारे श्रोताओं को ये बताएं कि ITR दाखिल करने से पहले किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। प्रतिभा जी, आयकर रिटर्न में हमें अपनी टोटल इनकम की जानकारी विभाग को देनी है। जी। तो उसके लिए सबसे जरूरी जो चीजें होती हैं वो तो विभाग खुद ही अपनी वेबसाइट पर अवेलेबल करा देता है। जब एक करदाता E-फाइलिंग के माध्यम से लॉगिन करता है तो उसको अपनी AIS इन्फॉर्मेशन भी विजिबल होती है और 26AS भी इन्फॉर्मेशन विजिबल होती है। जी। AIS इन्फॉर्मेशन में जो भी उसके पास डिविडेंड, इंटरेस्ट या इस तरह की जितनी भी इनकम आई है उन सभी की जानकारी उपलब्ध होती है। तो सबसे पहले तो करदाता E-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करके अपनी इन सारी जानकारियों को देख ले। जी। फिर उसके उपरांत अगर उसने कोई प्रॉपर्टी या शेयर्स इन सब का खरीद या सेल की है तो उसकी जानकारी वो अपने साथ रख ले, क्योंकि जब वो उस पर कैपिटल गेन्स की इनकम निकालना चाहेगा तो उसको डेट ऑफ परचेज भी चाहिएगी, डेट ऑफ सेल भी चाहिएगी, सेल कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन, ये सारी जानकारी चाहिएगी। इसके अलावा वो अपने बैंक स्टेटमेंट्स को एक बार डाउनलोड कर ले। उसमें अगर कोई ऐसा इंटरेस्ट आ रहा है जो AIS इन्फॉर्मेशन में रिफ्लेक्टेड नहीं है तो उसको अपने ITR में शो करना होगा। अगर कोई व्यापारी वर्ग है तो उसको अपनी बैलेंस शीट, P&L अकाउंट और बाकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स की जानकारी भी साथ में रखना आवश्यक है। जी सर, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे श्रोताओं के साथ साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद सर। कृपया हमारे श्रोताओं को ये बताएं कि क्या अनिवासी भारतीयों को भी आयकर रिटर्न ITR दाखिल करना अनिवार्य है? जी, अनिवासी भारतीय या नॉन रेजिडेंट इंडियंस या जिनको हम NRIs आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, उनकी अगर भारतीय सोर्स से इनकम जो इंडिया में टैक्सेबल इनकम है वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा है तो उनको भी ITR फाइल करने की अनिवार्यता है। कुछ केसेस में कुछ विशेष प्रावधानों में यह दिया गया है कि अगर उन्होंने अपनी इनकम पर विदहोल्डिंग टैक्स या TDS करा लिया है तो उनको रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट से एग्जेम्पशन दी गई है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने इस विषय पर द एसेंशियल्स ऑफ फाइलिंग ITR पर इतने विस्तार पूर्वक हमारे सभी श्रोताओं को मार्गदर्शन दिया, उनसे अपने सारे विचार और इनकम टैक्स के सारे प्रावधानों को आपने साझा किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने श्रोताओं को ये भी बता दें कि यदि उनको इस विषय से संबंधित कोई अन्य जानकारी चाहिए, उनका कोई प्रश्न हो या फिर वो कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो कृपया हमसे हमारी ईमेल ID ddsamvad.prpp@gmail.com पर संपर्क करें। इसके अलावा आप और अधिक इन्फॉर्मेशन और एजुकेशनल कंटेंट के लिए हमसे हमारी वेबसाइट incometax.gov.in एवं हमारे सोशल मीडिया चैनल X, YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn पर जुड़े रहें और अधिक जानकारी के लिए सुनते रहें आकाशवाणी। नमस्कार, जय हिंद। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता।